शुभ संध्या। और एक बहुत लंबे अंतराल के बाद त्रिवेणी संध्या में एक बार पुनः आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज का जो विषय रखा गया है वो विषय भी बहुत अद्भुत है। अमृता प्रीतम, साहिर लुधियानवी और इमरोज पर केंद्रित आज की ये संध्या, जिसमें हमारे बीच दो वरेण्य वक्ता हमारे यहाँ उपस्थित हैं। उस लेखनी में विभाजन का दर्द है, अपने समय को बुनती हैं, वह चाहे पिंजर हो चाहे रसीदी टिकट। और जब हम उस जीवन को और उनके लेखन को देखते हैं तो हमें कई बार यह आश्चर्य होता है कि क्या अपने भोगे हुए यथार्थ को, अपने ऊपर बीते उस प्रत्येक क्षण को कोई इस तरह इतना अद्भुत उकेर सकता है क्या। वह चाहे उनकी लेखनी हो या उनका व्यक्तित्व, दोनों ही हमें बहुत हद तक प्रेरित करते हैं और बहुत हद तक उनके करीब खींच कर ले जाते हैं। इस क्रम में हम आगे अपने वक्ताओं से सुनेंगे उनके बारे में। तो मैं पहले आदरणीय आभा मैम से आग्रह करता हूँ कि आप अपना वक्तव्य प्रस्तुत करें। धन्यवाद सुशांत। अमृता जी पर बात, जहाँ तक मेरी जानकारी है, सरिता जी ने मुझे कहा था कि अमृता जी पर बात करने के लिए आज हम यहाँ एकत्र हुए हैं। और अमृता प्रीतम, जब मैं नाम सुनती हूँ तो मुझे एक ऐसी स्त्री याद आती है जो गुजरावाला में पैदा हुई और एक ऐसे समय में पैदा हुई जब स्त्रियों का जन्म लेना ही अपने आप में एक घर के लिए एक दुखद स्थिति हुआ करती थी। और ऐसे समय में अमृता जी का जन्म हुआ और उनका यदि पूरा जीवन हम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि एक स्त्री जिसने सपने देखना सीखा और ऐसे सपने देखना सीखा जो एक आज़ाद स्त्री के सपने हैं। ऐसा मुक्तिकामी मन पाया जिसने किसी बंधन को किसी भी कीमत पर स्वीकार करना कबूल नहीं किया। और ताउम्र यदि हम उनकी सृजन यात्रा को ध्यानपूर्वक देखते हैं तो हमें एक ऐसी स्त्री नजर आती है जो लगातार संस्थानों से टकराती है, फिर वो चाहे परिवार हो, चाहे विवाह हो या फिर धर्म। ये जितने संस्थान हैं इनसे अमृता जी धर्म का जो सांगठनिक रूप है वो, उससे वो लगातार अनवरत टकराती है। इसलिए अमृता जी को यदि समझने की चेष्टा हम करें तो इल्म, इश्क और ईश्वर, और यहाँ वो ईश्वर नहीं है जो बुत परस्ती के रूप में प्रयोग होता है। अमृता जी के यहाँ जो ईश्वर है वो फकीरा आपे अल्लाह हो वाला ईश्वर है, जिसमें वो स्वयं ही उस तत्व को अपने भीतर देखती हैं और उस तक पहुँचने की कोशिश लगातार करती हैं। तो जब हम कहते हैं इल्म, तो आप देखिए उनके भीतर जो जिज्ञासा है वो इतनी जिज्ञासु प्रवृत्ति की है कि लगातार वो खोजती हैं। और अपने बारे में उन्होंने कहा कि संसार में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो अक्षरों की तजारत करते हैं और दूसरे वो जो अक्षरों से प्यार करते हैं। और मेरा गुनाह ये है कि मैंने अक्षरों से बेपनाह मोहब्बत की। तो पूरी उम्र उनमें आपको वो प्यास नजर आती। जब पहला संग्रह उनका आया, उनकी माँ बहुत कम उम्र में उनका गुजर गई, 10.5 वर्ष के आसपास की अमृता था। और एक 10.5 वर्ष की लड़की के जीवन से उसकी माँ का जाना, उनके माता पिता की शादी भी उस जमाने में एक बहुत अजीब बात थी, क्योंकि उनके पिताजी संन्यास ले चुके थे और बालिका साधु के रूप में वो रहते थे। और माँ वहाँ पर अपनी भाभी के साथ आया जाए था। और माँ से बाद में पिता ने जब विवाह किया तो उस समय में वो बहुत बड़ा अपवाद था, क्योंकि इस तरह के विवाह उस समय में न देखे न सुने जाते थे।
और फिर उनकी माँ का जानना, ये उनके जीवन का एक ऐसा निर्णायक मोड़ बना जिसमें उनके, क्योंकि उन्होंने उस समय ईश्वर की बहुत बहुत भगवान की, उनको लोगों ने कहा कि आप प्रार्थना करो तो आपकी माँ बच जाएगी, और बहुत शिद्दत से उन्होंने प्रार्थना की। लेकिन जब उनकी माँ नहीं बची तो ईश्वर के उस रूप से उनका मोह भंग हो गया, और उनके पिता के लाख डर समझाने के बावजूद भी उसके बाद जिस रूप में हम ईश्वर की उपासना करते हैं, उस रूप में वो ईश्वर की उपासना उन्होंने फिर दोबारा कर ली। वो इसलिए भी एक निर्णायक मोड़ था उनके जीवन का, क्योंकि वहाँ से उन्होंने जिंदगी को एक्सप्लोर करना, खोजना अपने बूते पर शुरू किया, और एक बहुत धार्मिक तरह का जो घर हो, लगभग डेरे जैसी स्थिति जिस घर की हो, उसमें अमृता प्रीतम का एक तरह से उनकी बगावत, ये हैरत अंगेज है उस जमाने के हिसाब से जिसमें वो थी। लेकिन ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि शायद अगर वो इस तरह की बागी न होती तो वो अमृता प्रीतम नहीं होती, क्योंकि वो शुरू से ट्रेंड सेटर है। आप किसी भी क्षेत्र में उनको यदि देखते हैं तो उन्होंने अपने प्रतिमान खुद गढ़े हैं, जो उन्हें जीवन में मिला उसको उन्होंने स्वीकार नहीं किया। और एक ऐसी स्त्री फिर विभाजन के बाद दिल्ली आती है, और जब दिल्ली आती हैं तो उनके व्यक्तित्व को समझने के लिए हमें दो उदाहरण बहुत महत्वपूर्ण हैं जो समझाते हैं कि अमृता प्रीतम आखिर क्या है। एक मैं बताना चाहूँगी, जब उनकी पुस्तक उन्होंने निकाली हरदत्त का जिंदगी नामा, और एक और पुस्तक आई सारा शगुफ्ता का जिंदगी नामा, और जिंदगी नामा शब्द का इस्तेमाल उन्होंने किया, और उस पर उस समय की नामचीन लेखिका कृष्णा सोबती ने अदालत में उनके खिलाफ केस कर दिया, मुकदमा दाखिल कर दिया। और वो दौर इतना उनके लिए जिसको बोलना चाहिए तकलीफ देह था, और उन्होंने कहा कि यदि मुझसे पूछा जाए कि मैंने क्या इसमें चोरी की है, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह ने जब वहाँ लोया जी की किताब आई थी तो उसका नाम जिंदगी नामा था, और एक बार मैं तेहरान की यात्रा पर थी तो वहाँ पर्शियन में न जाने कितने लोगों के जिंदगी नामे हैं। तो मुझसे यदि पूछा जाए कि मैं इस अदालत में क्या कर रही हूँ, तो मुझे कहना होगा कि इस अदालत में मैं इसलिए हूँ क्योंकि मुझ पर चोरी का इल्ज़ाम है। पर ये चोरी तो मुझे करी कराई मिल गई है। करी कराई मिल गई है मतलब इस शब्द का इस्तेमाल तो 13वीं शताब्दी से लेकर अब तक इतनी बार हो चुका है कि ऐसा नहीं है कि मैंने इस शब्द को लिया। किसी भी व्यक्ति का जीवन जब हम लिखते हैं उसके बारे में तो वो जिंदगी नामा हो जाता है। फिर उन्होंने कहा कि यदि मुझसे कहा जाए कि इमरोज़ मुझे समझाते थे कि तुम क्यों इतना परेशान होती हो, किसी का घर यदि कोई जलाता है तो अमृता कहती हैं कि मैं वो व्यक्ति होना चाहती हूँ जिसका घर जलाया गया है, न कि वो जिसने जलाया है। तो इस तरह का इल्ज़ाम जो मुझ पर लगा, बाद में सिंघवी जी ने उनको उससे निकाला मुसीबत से, और उससे वो बाहर आई, मजबूत होकर बाहर आई। लेकिन ये हमें बताता है कि एक जो अकादमिक दुनिया है उसमें किस तरह का ईर्ष्या, मत्सर, वैर का भाव है कि एक शब्द को जैसे उन्होंने कहा कि ये कृष्णा सोबती ने मुकदमे में लिखा है कि ये मेरा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है जिंदगी नामा शब्द पर। तो उन्होंने 13वीं शताब्दी से लेकर के तब तक के सारे वो किताबों के अपने हलफनामे में सब दायर किया कि कैसे कितनी बार इस शब्द का प्रयोग किया गया है। लेकिन जो अकादमिक दुनिया में मनुष्य की संकीर्णता है वो कैसे अमृता प्रीतम में को छू भी नहीं गई। वो इतनी उदार थी कि उन्होंने सारा शुभता से लेकर और तमाम लोगों की
के बारे में उन्होंने लिखा और लिखने की पहल की। एक दूसरा उदाहरण है जब शिरोमणि जो अकाली दल कमेटी है SGPC, उसको भड़काने पर किसी ने उन पर मुकदमा किया, और उनकी एक बहुत चर्चित नज़्म है, जब गुरु नानक अपनी माँ के गर्भ में थे तो जो 9 सपने उनकी माँ ने देखे होंगे उसकी कल्पना करती हैं अमृता प्रीतम, और वो बहुत चर्चित उनकी नज़्म है जिसमें उन 9 सपनों का जिक्र करती हैं गुरु नानक की माँ को जो आए होंगे जब गुरु नानक उनके गर्भ में। उसको प्रतिबंध उस पर लगाया गया, न केवल प्रतिबंध लगाया गया, उस पर भी उन पर केस ठोका गया। तो उन्होंने कहा कि वो लोंगोवाल जी की वजह से वो बची, और उनसे कहा कि अदालत में यदि आपसे पूछा जाएगा कि आप अपनी सफाई में क्या कहना चाहें, तो मैं कहूँगी कि मैं अपनी वो नज़्म एक बार फिर पढ़ दूँ। मैं सिर्फ इतनी ही सफाई दे सकती हूँ कि मैं अपनी उस नज़्म को एक बार दोबारा पढ़ दूँ कि मुझे बताओ तो सही कि इस नज़्म में क्या है जिस पर आपत्ति है। तो वो उस नज़्म का अनुवाद जब बुल्गारिया गई तो वहाँ हुआ तो उनको बड़ी हैरत हुई। उन्होंने बुल्गारिया वाले लोगों से, अनुवादक से पूछा कि आपने इस नज़्म का अनुवाद क्यों कर दिया? आप तो ना गुरु नानक को जानते हैं, ना उनकी माँ से आपका कोई लेना देना है, तो इस नज़्म को आपने अनुवाद के लिए क्यों चुना? तो उनका उत्तर था कि इस नज़्म को इसलिए हमने चुना क्योंकि ये जो माँ के सपने हैं गुरु नानक, वो ईसा मसीह की माँ के सपने भी हो सकते हैं। वो किसी भी ऐसे महान व्यक्ति की माँ के सपने हो सकते हैं जिसके गर्भ से एक बहुत अद्भुत बालक का जन्म होता है। तो ये हम देखते हैं कि लगातार संघर्ष उनका, इल्म की दुनिया में भी संघर्ष था, व्यक्तिगत जिंदगी में भी संघर्ष था, क्योंकि प्रीतम सिंह की पत्नी थी, इसी के वजह से उन्होंने अमृता प्रीतम नाम हुआ, और प्रीतम उन्होंने कभी हटाया नहीं, अंत तक उनके नाम के पीछे वो शब्द बना रहा। और उनके पति के बारे में कहा जाता है कि ये जानते हुए कि वो साहिल लुधियानवी को प्रेम करती हैं, उसके बावजूद भी वो वहाँ बहुत लंबे समय तक थी, और उसके बाद वो बाहर निकली। तो व्यक्तिगत जब इमरोज़ के साथ बाद में रहने लगी, तब भी शायद वो पहला लिव इन जिसके चर्चे हैं, वो लिव इन का एक जीता जागता उदाहरण और एक सफल उदाहरण, एक ऐसा उदाहरण जिसको लेकर हम शर्मिंदा नहीं हैं। यदि हमें खोजना है अपने ही देश में, तो निश्चित तौर पर वो इमरोज़ और अमृता की लिव इन रिलेशनशिप है। तो व्यक्तिगत जीवन के संघर्ष एक तरफ, इल्म की दुनिया के संघर्ष एक तरफ, अपना देश छोड़कर आने का, विस्थापन का, एक नई मिट्टी में फिर से अपने आप को साबित करने का संघर्ष। क्योंकि आप सोच के देखिए कि एक इंसान जिसने जहाँ अपनी आँख खोली, जहाँ बड़ा हुआ, वो मुल्क ही छोड़कर वो आ गया, तो वो विस्थापन की पीड़ा, ये सब मिलकर अमृता प्रीतम को वो बनाती हैं जो वो बनी। यदि हम उनके कथा साहित्य को देखते हैं, उनकी कहानियों को देखते हैं, तो उसमें कुछ मेरी बहुत पसंदीदा कहानियाँ हैं, उनका थोड़ा सा उल्लेख करूँगी, बाकी तो नाम ले लूँगी। एक कहानी है जंगली बूटी। अगर आपने नहीं पढ़ी तो आप जंगली, इतनी सुंदर कहानी है। अंगूरी नाम की एक लड़की है, और एक दुहाजू है प्रभाती, जो कि जैसे पहले हुआ करता था कि वो लगभग 40 के आसपास है, और उसकी पत्नी मर जाती है, अपने गांव जाता है, और उस गांव में एक रिवाज है कि शादी पत्नी की जब उसकी चिता को अग्नि दे दी जाती है, उसके चौथे दिन एक अंगोछे से वो वस्त्र पोंछता है, और यदि कोई अपनी कन्या को उसको सौंपना चाहता है तो वो उस अंगोछे को पानी में डालकर निचोड़ देता है, और इसका मतलब ये होता है कि अब आप मेरी बेटी से शादी कर लीजिए, आपकी पत्नी चली गई तो कोई बात नहीं, मेरी बेटी को आप स्वीकार कर लीजिए। और इस तरह अंगूरी से उसका विवाह होता है, और अंगूरी जब आती है, 20 साल के आसपास की लड़की है, और उसके बारे में इतनी सुंदर उपमाएं आपको मिलती हैं अमृता प्रीतम में। तो
तो वो लिखती है कि जैसे आटे में गूंथी हुई रोटी की लोई होती है, वो कोई सख्त होती है, कोई मुलायम होती है, कोई बिल्कुल ढीली पड़ जाती है, तो उस अंगूरी की जो देह है वो आटे में गूंदी हुई सख्त लोई की रोटी थी, जिससे पूरी तो क्या मठरी भी बना लो। तो ये उसकी देह यष्टि को बताने के लिए वो जिस तरीके की उपमाएं खोज खोज कर लाती है अमृता जी अपनी कहानी में, तो वो अद्भुत है। और ये आती है और बोलती है अमृता जी से, उनके घर के आसपास आके कई बार बैठ जाती है कि पढ़ने से पाप लगता है, कि तुम पढ़ी लिखी हो, कि नहीं मैं तो नहीं पढ़ी, मेरे गांव में सब कहते हैं पढ़ने से पाप लगता है। तो बोलती कि तब तो हमें भी पाप लगेगा। बोले नहीं नहीं, शहर की औरत को नहीं लगता, गांव की औरत को पाप लगता है। और बोलती तुमने कभी प्रेम किया है? कि नहीं, प्रेम करने से पाप लगता है। तो प्रेम ऐसे थोड़ी कोई करता है, जब कोई किसी को कुछ खिला देता है तब वो उसके प्रेम में पागल हो जाती है। जैसे मेरी सहेली को खिला दिया था, जंगली बूटी बर्फी में मिलाकर खिला दी थी, तो वो पागल हो गई थी। तो बोलती है कि मैं ऐसी जंगली बूटी कभी नहीं खाऊंगी, मेरी माँ ने तो बचपन से मुझे सिखा रखा है कि कोई बर्फी खिलाए तो लेना मत, उसमें जंगली बूटी हो सकती है, तुम इश्क में दीवानी हो जाओगी, कोई कुछ खिलाए तो लेना मत। तो अमृता जी सोचती हैं कि ये अगर अपनी दुनिया में खुश है तो मैं क्यों इसको परेशान करूं, तो कुछ नहीं कहती। काफ़ी समय बाद एक बार वो आती है और उसी दीवानगी की अवस्था में होती है जिसकी वो बात करती थी। तो अमृता जी पूछती है उससे कि कहीं तुमने तो जंगली बूटी नहीं खा ली? तो कहती है कि मैंने तो किसी की सौं धरा लो आप मुझसे, मैंने तो ना किसी से बर्फी नहीं खाई, किसी से कुछ नहीं खाया, बस वो एक राम वो आता है मेरे घर पर, उसने चाय में तो नहीं मिला दी क्योंकि चाय वो मुझे पिला गया है। फिर कहती है कि मुझे आप पढ़ना सिखा दोगी? तो वो कहती तू तो पढ़ना नहीं चाहती थी, कि नहीं आप पढ़ना चाहती। तो जिन चीज़ों का इतनी खूबसूरती से उस कहानी में है वर्णन करती हैं अमृता जी। और ये जो प्रेम की एक दीवानगी, क्योंकि उनके ऊपर ना सूफी कवियों का बहुत गहरा प्रभाव है। तो जो इश्क मजाजी से इश्क हकीकी वाली बात हम कहते हैं कि दुनियावी प्रेम से रूहानी प्रेम के, उनकी कहानियों में भी आपको वो नज़र आता है। और एक है 5 वर्ष लंबी सड़क, एक और कहानी है उनकी कसक, एक कहानी है साहिबा। ये बहुत सुंदर कहानियाँ हैं अमृता प्रीतम की। और एक पांचों कुंवारियाँ एक बहुत सुंदर कहानी है। उसमें एक ऑफिस है जिसमें 5 लड़कियां काम करती हैं और सब खूब सज धज के अपने बॉस को प्रसन्न करने की कोशिश करती हैं और सोचती हैं कि कभी ये हम पर ध्यान दें। बॉस शादीशुदा होता है और उसकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है। उसमें शुरू में वो मेटाफर इस तरह का शुरू करती हैं, सिंबल्स बहुत ज़्यादा हैं अमृता प्रीतम के यहाँ, कि एक चील आती है शाम को 5 बजे और जैसे पनीर का टुकड़ा लेकर चली जाती है। वो चील पत्नी होती है, वो लेने आती है उसको शाम को 5 बजे, और ये जो पनीर का टुकड़ा उनका बॉस है उसको लेकर वो रोज जाती है। तो बाद में अंत में वो दोबारा शादी कर लेता है और ये 5 लड़कियां ऐसा लगता है कि जैसे इनकी जिंदगी अब खत्म हो गई, अब जीने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। तो उसमें जो ईर्ष्या है आपस में एक दूसरे के प्रति, पर वो इस बात से प्रसन्न है कि वो शादी अंग्रेजी मेम से हुई है कि तीसरी से नहीं, उन 5 में से किसी से नहीं हुई। ये बहुत प्रसन्नता का विषय उनके बीच आपस में है। और पिंजर की इसने अभी बात की। पिंजर जितनी सुंदर जितना सुंदर वो नॉवल है विस्थापन पर और विभाजन पर, उतनी ही खूबसूरत वो फिल्म है। इतनी सुंदर फिल्म है वो। कादम्बरी पर भी फिल्म बनी है, वो इतनी सुंदर नहीं मुझे लगी कम से कम जितनी पिंजर। उसमें रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब विभाजन के समय की स्थितियां दिखाते हैं। और वो एक लड़की है जो शाह है और शेख लोगों का लड़का है रशीद, जो उसको ले जाता है उठा। बहुत दिनों के दर्द के बाद एक दिन किसी तरह छूटते छाटते भागते हुए घर आती है अपने, और उसके माता पिता स्वीकार कर देते हैं।
अगर हम तुमको स्वीकार करेंगे तो तुम्हारी बहनों का आगे क्या होगा, तो तुम जैसे आई हो वैसे लौट जाओ। और फिर वो लौटती है और उस आदमी से शादी करने के लिए अभिशप्त होती है जिसने उसका अपहरण किया। तो ये जो पूरा परिवेश है जिसमें एक लड़की को उसके अपने स्वीकार नहीं करते, जबकि उस अपहरण में उसका कोई कुछ नहीं, और ताउम्र जैसे वो लड़ती, नाम है पिंजर कंकाल, लेकिन वो जिस तरह से वो उसकी जद्दोजहद है, उसका संघर्ष है, उसकी जिजीविषा है, उसकी लड़ने की जो पूरी का जो मादा है, बाद में जब उसकी भाभी के साथ वही होता है, लाजो के साथ, अपनी भाभी को बचा के निकालती है और भाभी चली जाती है हिंदुस्तान, और वो व्यक्ति रामचंद्र तब भी उससे शादी करने को तैयार था जिससे उसकी शादी तय हुई थी, लेकिन वो मना कर देती है और रशीद जिसके साथ उसने विवाह किया था उसके साथ चली जाती है। और रामचंद्र अंत में कहता है कि एक बार फिर उसको घर से बेघर न करो। तो ये घर से बेघर होने की जो स्त्री की स्थिति, विभाजन के समय जो उसका दर्द है, अमृता प्रीतम की कहानियों में, उनके उपन्यासों में एक ऐसी स्त्री आपको लगातार दिखेगी जो टूटती है, जो गिरती है, जो बार बार लहूलुहान होती है लेकिन फिर उठ खड़ी होती है। ये जो जिजीविषा है, जो जीवने इच्छा है, जो कि कामेच्छा का विस्तारित रूप है, जिसको हम लिबिडो कहते हैं, वो आपको उनकी केंद्रीय चरित्रों में, उनकी स्त्रियों में आपको लगातार दिखाई देती। एक और पक्ष है चिंतन का उनके साहित्य में, जो उनकी कविताओं में ज़्यादा आपको नजर आता है। चिंतन जो एक मैं से मैं की खोज की ओर जाता है, एक छोटे मैं से एक बड़े मैं की खोज की, और उनका पूरा जो सर्जनात्मक जीवन है वो एक यात्रा है, एक अंतर यात्रा है, उस छोटे मैं से उस बड़े मैं को खोजने की, जो लगातार जारी है। और उन्होंने कहीं कहा था कि हम सबके भीतर एक मैं है जो लुप्त द्वारकापुरी की तरह है। जैसे द्वारकापुरी लुप्त हो गई और उसे खोजा जाता है, उसी तरह हमें अपने भीतर के उस मैं को तलाशना है। तो गुलामी से स्वतंत्रता की ओर, ससीम दुनिया से सीमित दुनिया से असीम की ओर, और मैं से मैं की ओर एक यात्रा हमें अमृता प्रीतम में लगातार दिखाई देती है। आज मैं वारिस शाह से कहती हूँ, अपनी कब्र से बोल, और इश्क की किताब का कोई नया पन्ना खोल। पंजाब की एक ही बेटी हीर के रोने पर तूने पूरी गाथा लिख डाली थी। देख, आज पंजाब की लाखों बेटियां रोती हैं, तुझे बुलाती हैं। उठ, दर्दमंदों को आवाज़ देने वाले, और अपना पंजाब देख। खेतों में लाशें बिछी हुई हैं और चिनाब लहू से भरी बह रही है। ये वारिस शाह नज़्म जो अमृता प्रीतम की बहुत ही प्रसिद्ध नज़्म है, इसके बारे में एक बहुत छोटी सी कहानी है। एक बार एक व्यक्ति कोई पाकिस्तान से भारत आ रहे थे और वो बात कर रहे थे अब बस में चढ़ने से पहले कि मैं जा रहा हूँ दिल्ली और अमृता प्रीतम से मिलूंगा। तब तक एक व्यक्ति जो वहाँ केले बेच रहा था वो दौड़ता हुआ आता है और कहता है कि आप क्या दिल्ली जा रहे हो? बोला हाँ। तो आप अमृता से मिलोगे जिसने वारिस शाह नज़्म कही है? तो उन्होंने कहा कि हाँ मैं मिलूंगा। तो वो थोड़े से केले देता है उनको और कहता है कि ये आप अमृता को दे दीजिएगा और मैं समझूंगा कि मेरा आधा हज हो गया। तो ये थी अमृता। और अमृता, जैसा कि मैम अभी बता रही थी, उनका जीवन उनका साहित्य, कई बार वो लाजो जो पिंजर की है वो कहीं ना कहीं मन में रामचंद्र बसा हुआ है, लेकिन पत्नी वो बन करके रह रही है किसी और की। या कहीं ना कहीं वो स्थिति दिखाता है कि जिसमें वो पत्नी किसी और की है, उनकी चाहत कोई और है और उनको रहना किसी और के साथ है। इस तिकड़ी पे अमृता रह रही हैं और उनका जीवन
जिसको कहें कि विवादों ने उसको इतना ज्यादा खूबसूरत बनाया। एक छोटा सा वाकया मैं सुनाकर मैं अगले वक्ता की ओर चलूंगा। दिनमान पत्रिका में मैंने बहुत पहले पढ़ी थी एक पुराने अंक में कि जब भवानी प्रसाद मिश्र जी की मृत्यु हुई तो किसी ने फोन किया अमृता प्रीतम को और कहा कि भवानी भाई नहीं रहे, आप एक शोक पत्र लिख करके दे दीजिए, उनके ऊपर एक अंक आने वाला है जिसमें हम छापेंगे। तो चूंकि उन्होंने भवानी प्रसाद मिश्र नहीं कहा था तो अमृता जी उतना जल्दी इसको रिकॉल नहीं कर पाए। उन्होंने कहा कौन भवानी भाई? तो उन्होंने बताया कि भवानी प्रसाद मिश्र जो हिंदी के कवि थे। तो अमृता जी ने कहा कि मैंने उनकी किताबें बहुत अच्छे से पढ़ी नहीं हैं, 2-4 सुनी हैं कहीं, आप कुछ किताबें मुझे भेज दीजिए ताकि मैं एक अच्छा सा आर्टिकल लिख कर दे सकूं। उन्होंने किताबें नहीं भेजी और ये एक वाकया उड़ाया गया कि अमृता प्रीतम को जब कहा गया कि भवानी प्रसाद मिश्र नहीं रहे तो अमृता ने कहा कि कौन है भवानी प्रसाद मिश्र, मैं उन्हें जानती तक नहीं, मैंने कुछ पढ़ा भी नहीं। जब इसकी प्रतिक्रिया अमृता प्रीतम से ली गई इस पर कि आपके बारे में ऐसा ऐसा छपा है, तो उन्होंने एक बहुत सुंदर वाक्य कहा था। वो आज तक मैंने ये करीब मैं 6ठी या 5वीं क्लास में रहा हूँ तब मैंने पढ़ी थी और मुझे आज तक याद है। उन्होंने कहा था कि जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो जमीर का आसमान बेचकर शोहरत का चांद कमाना चाहते हैं। तो अमृता प्रीतम का जो पूरा साहित्य है और पूरा जीवन है वो इसी जमीर का आसमान बचा ले जाने की कवायद है। शोहरत का चांद भले मिले ना मिले लेकिन जमीर का आसमान बचा रहना चाहिए। और हम बहुत अपने आप को हमें मानना चाहिए कि हम बहुत किस्मत वाले लोग हैं कि हमारे देश में ऐसी विभूतियां हुई हैं। अब हम आगे चलते हैं अपने अगले वक्ता की ओर। आदरणीय चाटुर्जा सर, जिनका सानिध्य जितनी देर के लिए ही मिल जाए उतना ही समय कुछ न कुछ जरूर सिखा देता है और इनके ज्ञान का कोई वार पार नहीं है। तो मैं सर से कहूंगा कि सर आप जो विषय अपने उपयुक्त समझें इन तीनों को समेटते हुए या किसी एक पक्ष पे आप स्वतः उस पर अपना वक्तव्य रखें। आदरणीय सर। एक्चुअली सरिता जी ने जब कहा मुझसे कि अमृता प्रीतम पर एक कार्यक्रम रखा जाए, गोष्ठी रखी जाए, मैंने कहा कि मैं तो साहित्य का विद्यार्थी नहीं, साहित्य का व्यक्ति भी नहीं, मैं क्या बोलूँगा। तो मुलाकात हुई अमृता जी से 2-3 बार, विनोद जी से भी हुई है। तो इन्होंने कहा कि वही बोल दीजिएगा मुलाकात उनके हाथ तक चलेगा। जब कोई पढ़े ही नहीं है किसी के बारे में, कुछ जानते नहीं है, तो धन्यवाद सुशांत। मैं कृतज्ञ हूँ कि आज अमृता प्रीतम के बहाने इतने सब लोगों के बीच में बैठा हूँ जो सभी गुणीजन, सभी मुझसे बड़े हैं। और जो मिलना हुआ वो संजोग से हुआ क्योंकि मैं अखबारों में था, दिल्ली गया हुआ था। तो मैदान पांडे ने कहा कि हम लोग शाम को चल रहे हैं जनपद में उनका जन्मदिन मनाने, उन्होंने अरेंज किया था। तो साप्ताहिक हिंदुस्तान में उस समय हिमांशु जोशी और शुभा वर्मा हुआ करती थी, असिस्टेंट एडिटर थी। और मैं उनको देखा पैंट शर्ट सिगरेट, तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं था, लेकिन उस समय और लोगों के लिए वो आश्चर्य था। वो ऑफिस में भी आती थी। तो मैं, हिमांशु जी, शुभा वर्मा और मेरा हम लोग जनपद में ही हिंदुस्तान टाइम्स का टावर है, हम लोग उस होटल जैसा एक रेस्टोरेंट उसमें उनका जन्मदिन 1 अगस्त को मनाया जा रहा था। मुलाकात की खुशवंत सिंह आए, उन्होंने पिंजर का अनुवाद भी किया है पंजाबी। तो हम लोग चुपचाप बैठे देख रहे थे कि शुभा वर्मा ही नहीं, वो भी पैंट शर्ट और सिगरेट लेके बैठी है। तो अच्छा है, मेरा भी मन कर रहा था, इसीलिए शायद उन लोगों ने ऐसा, मतलब एसी का तो दौर नहीं था, ऐसा रेस्टोरेंट था कि सिगरेट पी जा सकते। तो खुशवंत सिंह जब चले गए तो हम लोग की बातचीत बहुत क्लोज हो गया और ये लग गया कि वो उनका व्यक्तित्व ऐसा है कि पहली बार में वो मित्र बना लेते। पहली, जैसे गुलजार में देखा था कि एकदम अगर आप फ़ोन करेंगे तो वो पूछे क्यों आए हो और आप कहेंगे कि काम की तलाश में, तो बोलेंगे चलो साथ चलते हैं। तो पहली लाइन से ऐसे शुरुआत गुलजार की। सेम अमृता प्रीतम का था। तो उन्होंने बोला कि आपने हमें पढ़ा है? हमने कहा कि नहीं, एक आध कहीं कुछ पढ़े होंगे।
क्या अच्छा लगा? तो हमने कहा कि आप किसी बात को जब इंसान की बताती हैं तो पशु पक्षी और जानवरों के माध्यम से बताती हैं, मुझे अच्छा लगा। तब से इन्होंने भी चील का के बारे में बताया ना, आपका पिंजर शुरू में ऐसा ही है, जो उसकी नायिका है उसके सामने जब वो रशीद आता है वो डर के मेरे भागती है सहेलियों के बीच में, तो कहती है कोई बाघ थोड़े, तो वो बोलती है कि, और दूसरी सहेली बोलती है कि बाघ होता तो फिर भी ठीक है, तुरंत फाड़ के खा जाता है। रीछ होता है जो कि कंधे को उठा के ले जाता है स्त्री को अपनी गुफा में, फिर अपनी स्त्री बना लेता है। तो ये जो आपका वर्णन है चील और बाघ और तमाम चीज़ों में, बल्कि पिंजर की शुरुआत ही होती है जो नायिका बोलती वो मटर की फली छीलते हुए देखती उसमें एक कीड़ा है और बोलती है कि मेरे भीतर जो कीड़ा पल रहा है उसको भीतर घृणा होती है ना। ऐसे ही तमाम जगहों पर है। तो हमने कहा कि ये मुझे अच्छा लगता है, उसमें मेरी उम्र कम भी थी और युवा दिन थे, तो कुछ भी बोल देना प्रखरता जैसा। तो मैंने बोला कि ये मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप आदमी के भीतर की भावनाओं को पशु पक्षियों के माध्यम से आप बताती हैं। आपका एक उपन्यास शुरू होता है पक्षी के ही वर्णन से, यह सच है, जिस पर वो जिंदगी नामा वाला विवाद हो जाने के बाद से मनु भंडारी ने यही सच है कर दिया था। यह सच है उपन्यास में शुरू में एक पक्षी है जो अपने आप को छुपाता रहता है पेड़ों के पीछे और किसी तरह से झाड़ से निकलता है और जलाशय में जाके चोंच से थोड़ा सा कुछ पानी पीता है, ऐसे करता हुआ बाद में पता चलता है कि वो आदमी जो है उसके पंख झड़ गए हैं, वो पक्षी जैसा हो गया है और वो सोचता है कि शायद पिछले जन्म में पक्षी रहे होंगे, आज मेरे पास पंख नहीं है फिर भी उड़ना चाहते हैं, या हो सकता है अगले जन्म में फिर से पक्षी हो जाए। तो पक्षी से ही शुरुआत ही आपका उपन्यास हो रहा है। इस समय कुछ बोला था तो अपने आप को जम गया था क्योंकि मैंने कुछ भी पढ़ना तब होता है, जैसे हमारे कहा जाता है कि देखना तब होता है जब हम यूनिटी में देखें। ऐसे देखना तो अंधे की तरह देखना होता है जिसमें हम विभाजन में देखते हैं। जब हम एकांकिकी के साथ देखते हैं यूनिटी में, उसको कृष्ण गीता में कहते हैं सपश्य, वही देखना होता है। वो देखना मेरा नहीं था क्योंकि समग्र रूप से पढ़े नहीं थे। मेरे घर में क्योंकि बांग्ला परिवेश था बचपन से, मेरी माँ और मेरी बहनें पढ़ा करती थी। तो माँ तो वही रविंद्रनाथ और बंकिम बाबू, और मेरी बड़ी बहन थी वो निर्मल वर्मा, शिवानी और अमृता प्रीतम, कागस्ते कनवास और जो एक और है रसीदी टिकट, ये सब तो मैं देखता था ये लोग पढ़ते जैसे। तो मुझे आश्चर्य बस ये होता था, मैं थोड़ा जैसे BSc स्टैंडर्ड उसमें था, मुझे लगता था कि अमृता प्रीतम को इतना लोग पढ़ते हैं और प्राइज भी मिल जाता है, सब कुछ हो जाता है, लेकिन हिंदी साहित्य में उनके साहित्य पर गंभीर आलोचना नहीं मिलती जैसे और लोगों को मिलता है। इतने अच्छे अच्छे आलोचक हुए हैं हमारे यहाँ, तो ऐसा क्यों है? ऐसा भी नहीं कि महिलाओं को नहीं लिखा जाता है, महिला आलोचक भी हुई है, मैंने निर्मला जैन वगैरह का भी पढ़ा, देखा वहाँ भी नहीं है। तो ये क्यों है? शिवानी को पूरा देश पढ़ता है और अमृता प्रीतम को पूरा देश पढ़ता है, लेकिन आलोचक गंभीरता से निर्मल वर्मा पर लिखते हैं और अज्ञेय पर लिखते हैं, पवन नारायण और आदि पर लिखते हैं। ये मेरे पास है भीतर एक जिज्ञासा होती थी जो मैं अपनी बहनों से शेयर नहीं करता। उसके बाद अभी इधर के 15-20 सालों में जब अमृता जी और इमरोज जी और साहिर को लेकर फिल्में बनने लगी, नाटक होने लगे, तो वो दूसरी मेरी नापसंदगी थी। किसी के व्यक्तिगत जीवन को लेकर के आपसे क्या मतलब है? आप उनका साहित्य पढ़िए, उस पर बात करिए, उसकी समालोचना करिए, इसको लेके क्या? तो अमृता जी से दूसरी बार मुलाकात हुई थी, तो वो भी दिल्ली में ही था, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में, जब कपिला वात्स्यायन जी ने अपना ऑफिस जहाँ बनाया था, पूरे भवन के ठीक बाहर मतलब प्रेमाइस के ही अंदर डाइनिंग, तो वहाँ पर पहले उनका ऑफिस होता था, वहाँ वो जाते थे बैठते थे। तो वहाँ पर फिर शुभा वर्मा और हिमांशु जी उन्होंने अपना उपन्यास भी दिया, हिमांशु जी ने कगार किया, हम सब लोग वहाँ बैठे और फिर खूब अच्छे से बात, मतलब 2-3 घंटा जम के बातचीत जिसको कहा जाए उस पर। तो उसमें मैंने कहा था अब तो आपको पढ़ना मुश्किल हो गया है, क्योंकि
क्यों? उन्होंने बोला क्यों? हमने कहा क्योंकि अब आपके राइटिंग में ओशो निकलते हैं, आपका लिखना कैसे होगा? क्योंकि उनको शायद इंटरेस्टिंग लगा, उनको बुरा नहीं लगा। ओशो पढ़ने से क्या होता है? अगर ओशो से कोई प्रभावित है तो वह करें। मैं भी बड़ा प्रभावित हूँ, मैं लिखती हूँ और आदि है, तो फिर कई चीज़ें बातें हुई। तो घर में जो परिवेश था, उस परिवेश में बंकिम बाबू का पढ़ना होता था, रविन्द्रनाथ ठाकुर का पढ़ना होता था, ये सब होता था। तो मैंने उनको बताया कि ये जो नारीवादी दृष्टिकोण, ये जो एक लाइन आया है हमारे भारत में और आपको इसके लिए कहा जाता है, इसमें तो ऐसा कुछ नहीं है। और आपकी हमारे यहाँ तो अगर आप भारतीय मनीषा को, भारतीय विद्या वाङ्मय को इतना महत्व देती है और ईश्वर को और ओशो को पढ़ती है, उनको लग गया था कि मैं ऐसा नहीं करता। तो उसमें इन सब चीज़ों पर उस वक्त भी बात होता था कि कोई प्ले किया जाए, कि साहिर के प्रति उनका जो अनरिक्वाइटेड लव है और ये रोज का साथ है इसमें, लेकिन कोई उस वक्त से व्यक्ति के जीवन में आ नहीं रहा था, आना नहीं चाहता था, होना भी नहीं चाहिए। तो मैंने कहा कि अगर आप भारतीय मनीषा को मानती हैं, दर्शन को, तो हमारे यहाँ तो स्त्री और पुरुष वाली बात ही नहीं है, भेद ही नहीं है। भाई जब हम किसी को स्त्री समझेंगे, किसी को पुरुष समझेंगे, वहाँ से ड्रामा शुरू होगा ना। लेकिन अगर मैं अपनी देह को ही नहीं मानता तो दूसरी देह का भी तो अस्तित्व नहीं है। तब तक मैं रमन महर्षि और निर्मल वर्मा से बातचीत होने लगी थी, तो उनके सामने भी ये सब जो भी था, अब तो बहुत धीरे धीरे बोल रहे हैं, तब बहुत तेज बोलते थे, लोग बोलते थे आदि की तरह बोलते थे, युवावस्था थी। तो मैंने इसे बताया कि जब यही नहीं है तो फिर उसमें स्त्री पुरुष कैसा और कैसा पुरुष? पुरुष की तो हमारे यहाँ निरुक्ति है कि पुरुषेति इति पुरुषः। पुरुष वो होता है जो जहाँ भी जगह मिल जाए, फॉर्म मिल जाए, उसमें सोता है, अपने निवास करता है। शेती का मतलब निवास करना, सोना। इसके लिए हमारे यहाँ निशांत एक शब्द बनाया गया है, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में निशांत प्रणति करके लिखा है चैप्टर, जिसमें उनका कहना है कि महिलाएं अगर किसी कमरे में है वो अपनी रक्षा कैसे करे, उसी पूरी प्रविधि बताई जाए। इसका उल्लेख फिर उनको कभी माघ के महाकाव्य में मिलता है, शिशुपाल वध में, जिसमें रावण के अंतपुर में जो महिलाएं थी, उसमें एक दुश्मन आके उनके वस्त्र से उड़ा दिया था, लेकिन फिर भी उसका प्रिय हो गया था, वो पवन देव थे। तो रावण को बहुत खुशी हुई थी देख के, तो देवता लोग को भी बहुत खुशी हुई थी। वो देवताओं को परेशान करते थे रावण और बिना कारण। तो जब पवन देव ने ऐसा कर दिया तो देवताओं से ध्यान गया और स्त्रियों की तरफ रावण का ध्यान गया। तो उसमें भी निशांत शब्द घर और शांति के लिए दोनों लिखा है। तो मैंने ये पुरुष वाली बात कही, तो यहाँ से थोड़ा और जमने लगा, थोड़ा सा आध्यात्मिक बात है। उनके जब ओशो पर बात हो ही रही, ये भी हो, इमरोज जी से हमारी बात मुलाकात हुई अभी भी 2014 में, पूना फिल्म इंस्टीट्यूट पढ़ाने जाते थे। तो वहाँ फिल्म इंस्टीट्यूट के कैंपस में कोई उनका गेस्ट हाउस नहीं है। गेस्ट हाउस के बाहर लॉ कॉलेज रोड में कहीं थोड़ा सा आगे एक होटल है, वहाँ पर जो कोई भी वहाँ आता है, तो सेलिब्रिटी हो कोई भी हो, उसको वही ठहराता है, जहाँ पर मिठाई के नाम पर वही पूरन पुली और ये सब मिलता है, आम्रखंड और श्रीखंड, रसगुल्ला चमचम नहीं मिलता है। तो उस होटल का जो मालिक है वो क्या करता है, जो भी वहाँ ठहरता है उसके साथ अपनी फोटो खिंचवा के बहुत बड़े बोर्ड में लगाता है, आज भी लगा हुआ है। तो मेरे बगल के डेस्क में था वो, एक और टेबल में, वो इमरोज अपने दोस्त के साथ कुछ खा रहे थे, मुझे नहीं पता था कि इमरोज है। तो मैंने फ़ोन से अपने विद्यार्थी को बोला कि यहाँ स्वीट डिश के नाम पर कुछ है ही नहीं है। मैंने कुछ मांगा, लास्ट में गंगवाड़ी आदमी हूँ, तो फ्रिज से निकाल के जो एक आइसक्रीम के साथ दिया, तो वो बोला कि आप लोग खाते ही रहते हैं, पूरनपुरी खाने का, आम्रखंड खाने का, ऐसी टोन बोला, श्रीखंड खाने का। तो वो शायद सुन के पीछे मुड़े हुए थे और बताया कि यहाँ महाराष्ट्र में ऐसा ही चलता है। फिर खाना हो ही गया तो उनके टेबल पर ज्वाइन कर दी, बातचीत कर दी, रात 10 साढ़े 10 बजे। तो उन्होंने मेरा परिचय दिया, अपना परिचय दिया और कहा कि मुझे इमरोज कहते हैं। तो उनका अच्छा सुना नाम था, आपने ज़रूर सुना होगा। तो हम लोग वो फिर कमरे में उनके कमरे है, उन्होंने अपना कविता संग्रह गिफ्ट किया मुझे, और सारी कविताएँ, मुझे लगता है कि अमृता जी को ही
संबोधित थी। और रात में हम लोग करीब रात में 3:45-4 बज गया। वो मुझे समय इसलिए याद है क्योंकि हम लोगों ने एक चादर भी मंगवाई थी, खूब देर तक बाद। वो किताब अगले दिन डायरेक्शन डिपार्टमेंट के सभी ठहरे दिन मुझसे वेट थी, मैं पढ़ूंगा और फिर कौन मांगे मुझसे। तो वो अभी भी होगी उनके पास लिखा हुआ इमरोज का। तो वो इमरोज से मुलाकात हुई। आपने कहा था जो मुलाकातें उसके बारे में ही बोल दीजिए। अमिता जी से 3 बार मुलाकात हुई, मैंने कहा शुरू के दिनों में 80s में। फिर उनका एक जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला तो भारतीय ज्ञानपीठ में उनके 8 नॉवेल्स छपे। और 92 के बाद फिर पुनर्प्रकाशन भी, उसमें अशुद्धियाँ भी। तो फिर वो धीरे धीरे बीमार भी पड़ती गई और मेरे ख्याल से 2000 के दशक में किसी ने 2005 में 1919 का पैदाइश है और 2005 उनसे कृष्णा सोपती 3-4 साल पड़ी थी। 2023 में 1923 होगा। इमरोज उनसे छोटे थे क्या? इमरोज उनसे छोटे और अभी तो हाल में 23 तो बस ये मुलाकातें हुई और मैं अपने घर का परिवेश बता रहा था, बांग्ला परिवेश था। उनके नॉवेल्स में तो मैंने अभी जिक्र किया, यह सच है। फिर वो 13वां सूरज भी एक होता था। तो उपन्यास में वो काफ़ी मुझे लगता है कि सिद्धहस्त थी कहानी की तुलना में। जैसे मुझे लगता है कि शरद चंद्र के जो शॉर्ट स्टोरीज हैं वो अच्छे नहीं हैं, नॉवेल्स अच्छे हैं। उसी तरह जैसे प्रेमचंद के नॉवेल्स अच्छे नहीं हैं, शॉर्ट स्टोरीज अच्छे हैं, वैसे अमृता प्रीतम की जो नॉवेल्स हैं, जैसे 49वां दिन या 49 दिन करके नॉवेल है और पिंजर का जिक्र हुआ ही नहीं। मुझे जो उनके पूरे कथा साहित्य में जो कहानी मुझे सबसे अच्छी लगी है वो है नागमणि। और नागमणि नाम से मैगजीन पॉपुलर हुआ था। तो नागमणि उपन्यास में भी कुमार और अलका को लेकर है। और जब मैं उनको ये कहा था कि पुरुष स्त्री का भेद कैसा, जब आप ईश्वर को उतना मानती है, और मैंने जब कहा था निरुक्ति की पुरो शेती इति पुरुषः, और मैंने कहा था आपकी नायिका का नाम ही पुरो है, पिंजर की नायिका ही है पुरो। तो उन्होंने इसको बहुत कभी इस तरह से कोई रिलेट नहीं किया था। बोला कि आप रिलेट बहुत अच्छा करते हैं, वो सेंटेंस बोला था। लिंक हम कि हाँ योग युक्त जो होता है वो चीज़ों को जोड़ता है ना। तो पुरु है और ये पुरो है और यह पुरुरवा भी है। ये सब कुछ बातें याद आती हैं। तो वो नागमणि उपन्यास अगर आप लोग पढ़ें अलका और कुमार की कहानी, तो एक स्त्री पुरुष संबंध, उसमें जो सुख दुख अंतर्द्वंद, यही कोई विश्व की कहानी का आमतौर पर सार होता है। जब कोई नई बात कहता है, जैसा कि कभी पुष्किन कहते हैं, कभी रविन्द्रनाथ कहते हैं, तो ध्यान जाता है। लेकिन नागमणि उपन्यास मुझे जब अच्छा लगा तो इसको मैं इस तरह के एक फलक पर रखना चाहूँगा। चूँकि आज बात हो रही है उनके साइट पर, गंभीर आलोचकों ने या तथाकथित आलोचकों ने कभी बात नहीं की, इसलिए मैं इस तरह से कहना चाहूँगा कि बंकिम बाबू ने एक उपन्यास लिखा था मृणालिनी 1869 के आसपास या 1848 में। मृणालिनी की जो पृष्ठभूमि है और जो पूरा वाकया है वो लगभग इसी प्रकार का है मृणालिनी में बंकिम बाबू के। और फिर हमारे यहाँ क्योंकि घर परिवार में जो आशापूर्णा देवी को पढ़ा जाता है, उनकी उपन्यास 3 है, प्रथम प्रतिश्रुति, सुवर्णलता और बकुल कथा। उसमें भी जो बकुल की कहानी है और उसमें जो अलका की कहानी है वो लगभग वैसे चलती रहती है। और उसको कहा गया था पहली बार नारीवादी दृष्टिकोण आया है। फिर रविन्द्रनाथ का जो अंतिम उपन्यास है शेषेर कविता, लास्ट पोएम, उसमें फिल्म भी बनी है, अच्छी फिल्म बनी है, पिंजर जैसी में, वो बहुत अच्छे ढंग से फिल्म को बनाई गई है। एक फ्रेम को बना के, जैसे बम्बई का बाबू बनाई थी राजखोसला ने, एक फ्रेम को संभाल के, या जैसे किसी फिल्म में हम लोग कहते हैं कि के.एन. सिंह रीछ की तरह आते हैं और वैजयंती माला कंधे में रख के गुफा में चले जाते हैं। जो मैंने अमृता प्रीतम से कहा था, फिर आपने लिंक किया दो चीज़ों को, बहुत अच्छा है। वो छवि के रूप में देखते हैं और आपकी कहानी में देखते हैं। फिर एक व्हाइट नाइट्स करके एक छोटी सी कहानी है दोस्तोवस्की। तो दोस्तोवस्की ने ये लिखी थी बहुत अर्ली पीरियड में, करीब 1869।
तो दोस्तोवस्की की व्हाइट नाइट्स वही फिल्म बन चुकी है, विस्कॉन्ती ने बनाई है। तो व्हाइट नाइट्स की जो पूरी पृष्ठभूमि है, मृणालिनी की जो पूरी पृष्ठभूमि है, शेषर कविता की जो पूरी पृष्ठभूमि है, प्लॉट, और आशापूर्णा देवी के तीनों उपन्यासों की जो पृष्ठभूमि है, ये लगभग एक फलक तैयार करती है। और अमृता प्रीतम के इस उपन्यास को हम इस जगह से देखते हैं। अगर इन सारी कहानियों को हम पढ़ते हैं तो वहाँ से जो बात आती है वो सिर्फ नारीवादी नहीं रह जाती है, न वो पुरुषवादी होती है। एक बार मृणाल पांडे को भी दल गया था राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे मिलने, तो अंत में उन्होंने पूछा था कि आप फेमिनिस्ट हैं, तो उन्होंने कहा नहीं, मैं ह्यूमनिस्ट हूँ। तो ये जो ह्यूमनिस्ट एक पॉलिटिशियन ऐसे बोल रहा है, तो बहुत अच्छी बात थी। तो इंदिरा गांधी ने भी कहा था कि ये मेरी जगह नहीं है, जब मेरा समय आएगा तो मैं अपनी जगह पे चली जाऊँगी। तो कोई एक चीज़ है भीतर जिसकी तलाश, जो इन्होंने कहा कि वो द्वारका, तो वो वही जो हमारे पुर है नगर के, उसी में पुरुष रहता है। तो उसकी तलाश थी, तो तलाश की ज़रूरत ही नहीं कि अगर आप यहीं से आरंभ करती, यही प्रस्थान होता आपका, तो ज़्यादा अच्छा होता। व्हाइट नाइट्स में ऐसा दिखता है, और शेषर कविता में भी ऐसा दिखता है, बकुल की कहानी में भी ऐसा दिखता है, और मृणालिनी में भी ऐसा दिखता है। इन 4-5 कहानियों को अगर एक जगह रखा जाए तो जाहिर है कि इनकी शक्ल उपन्यास जैसी, व्हाइट नाइट्स कहानी और सब उपन्यास है। तो मुझे लगता है नागमंडल एक बहुत ही इस स्टैंडर्ड का उपन्यास है, तो इस पर एक बातचीत करने का फिर से दौर शुरू होना चाहिए। क्योंकि 2019 में जब जन्मशती मनाई जा रही थी अमृता जी की, तो उस वक्त भी यही हो रहा था कि इमरोज, अमृता प्रीतम और साहिर मोस्ट मीनिंगलेस इररिलेवेंट विषय, इससे कोई मतलब नहीं है। आप इसका मतलब है कि आप उनके कथा साहित्य को पढ़ने में आलसी है, आप में आलस्य प्रमाद है जो आप पढ़ना नहीं चाहते। ये बहुत आसान लगता है किसी के जीवन पर बात करना, या वो सिगरेट पीती थी या जो भी, इन सबको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि देह में अभी वो नहीं है, पिंजर नहीं रहा, लेकिन नागमंडल रह गया। और आज भी उनकी जो कुछ भी लिखी हुई चीज़ उसी पर के आधार पर तो हम लोग बात कर रहे हैं ना। तो देहाती होने के बाद भी, देहांतरण होने के बाद भी जो सत्व रह जाता है, वो साहित्य में कितना अभी भी झलक पा रहा है, उसको देखने की कोशिश से हम लोग एक नया प्रस्थान आरंभ कर सकते हैं। धन्यवाद। एक और कहानी पढ़िएगा, एक शहर की मौत, उस पर भी प्रतिबंध लगा है। अच्छा, ये भी बहुत अच्छी फिक्शन है। वो एक्चुअली इटली का जो बॉम्बे शहर है उसको उन्होंने रिलेट किया है, तो अपने समाज। बहुत धन्यवाद सर, धन्यवाद मैम। और जैसा कि सर की अपनी शैली है, इस तरह से इनकी फिल्मों में और इनके वक्तव्य में भी एक एब्सर्डिटी दिखाई देती है। एक उस एब्सर्डिटी के कैनवास पे ये अपनी बात को पेंट करते हैं। तो उसी अंदाज में इन्होंने ऐसे बात तो मुलाकातों की थी, लेकिन मुलाकातों में ही इन्होंने बहुत सारी बातें की, ओशो का प्रभाव और तमाम कहाँ से हम अमृता प्रीतम को रिलेट करके और उनकी चेतना के विकास बिंदु के रूप में क्या क्या चीज़ों को देख सकते हैं। तो बहुत ही अद्भुत वक्तव्य था आप दोनों का, और आज की हमारी शाम इस वक्तव्य से बहुत ही धन्यवाद देंगे शायद। हमारा मैम से स्वागत है। आज के वक्ताओं के बारे में क्या ही कहें। प्रोफेसर आभा और डॉक्टर चातुर्य जी तो जैसा कि हम सब ने सुना अमृता प्रीतम जी के बारे में, जिसे ज़मीर का आसमान हासिल हो उसे शोहरत के चांद की क्या ज़रूरत। वो किसी टहनी पे क्यों बैठे, उसके लिए तो आसमान है उड़ने के लिए। तो ये बातें जो हमें बताई आपने, एक्चुअली हम सब लोग ही जानते हैं अमृता जी के बारे में, लेकिन बहुत छोटा जानते, बहुत कम जानते हैं। और हम उतना ही पढ़ते या इंटरेस्ट शो करते हैं जिससे कि हम खुद सेटिस्फाई होते हैं, उनको एक संपूर्ण रूप में नहीं जानते, जो कि आज हमें लगा टुकड़ों में पढ़ा है उनको, उनके पूरे व्यक्तित्व के बारे में
जिस तरह से उनका बचपन रहा, कैसे वो इवॉल्व होती गई और उनकी जो धारणाएं थी या उनके जो विचार थे वो क्यों ऐसे हुए, वो किस तरह से सामाजिक बंधनों को तोड़ते हुए आगे बढ़ी। उस समय में ऐसी स्त्री का होना, ऐसे व्यक्ति का होना, स्त्री पुरुष नहीं, खासतौर से क्योंकि स्त्रियों के लिए ज्यादा बंधन थे इसलिए हम लोग उसको फोकस कर देते हैं इस तरह से, लेकिन इस तरह से इवॉल्व करना और रेबेलियस हो जाना, तो उसके पीछे बहुत सारी चीजें रही जो कि हमको बताई प्रोफेसर आभा जी ने और गौतम जी ने जो बताया, उनसे जो मुलाकात थी तो सुन के लग रहा था हम क्यों ना मिल पाए उनसे। कई बार ऐसे मुझे लगता है कि उनसे क्यों ना मिल पाए, कैसे मिस किया उनको, लेकिन जो व्यक्ति उसको मिल चुका है तो लगता है उसको देखने भर से, छूने भर से लगता है कि जैसे कहते हैं कुंभ में अगर जो कुंभ करके आया उसको छू लो, स्पर्श कर लो तो लगता है कुंभ नहा लिए। तो गौतम जी क्योंकि उनसे मिल चुके, कई बार उनसे मुलाकातें हो चुकी हैं, तो लगता है कि हाँ थोड़ा थोड़ा हम भी उनसे मिल लिए, तो ये वाली पीड़ा जो थी थोड़ी सी कम हुई और इतना उनके बारे में जानने को मिला, अमृता जी के बारे में। सच में लगता है कि हम कुछ नहीं जानते हैं और इतने लर्नेड ऐसे, जो कि गौतम जी के बारे में तो ये है कि वो इतना कुछ पढ़ते हैं, इतना कुछ जानते हैं कि एक बार उनके साथ में बैठ जाओ तो उठने का मन ना करे, मतलब फिर लगता है कि उठना तो पड़ता ही है। हमारी पहले भी मुलाकातें हो चुकी हैं, हुई है, और एक बार तो लगा कि समय का अभाव हो जाता है, लेकिन बात लगता है एक छोटा सा टॉपिक अभी तो शुरुआत ही हुई है। ऐसी प्रोफेसर आभा जी जिन पे कि ऐसी ज्ञान का भंडार है, ऐसे लोगों को हमें सुनने का सौभाग्य मिला। हम लोग दिल से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। बिन सत्संग न होए विवेका, जब सत्संग होता है तभी एक दूसरे को जानते हैं, कुछ नॉलेज मिलती है। आज की जो चर्चा हुई और आपने जो बातें बताई, तब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा कि ये मुझे शायद 60 साल पहले सुनना था, क्योंकि अमृता प्रीतम को मैंने पढ़ने की चेष्टा की थी, तो उस वक्त थोड़ा सा था कि उनके बारे में मीडिया में तरह तरह की बातें भी आती थी उनके, और पढ़ के कुछ मुझे पूरी बातें समझ में नहीं आई, कुछ छायावादी ढंग से उन्होंने लिखा होगा या कुछ तो, लेकिन जो पर्सनल लाइफ का जो सुशांत ने बताया कि उनकी लाइफ उनके है और वो चूंकि नहीं पता थी उस वक्त, तो पूरा सब अप्रिशिएट नहीं कर पाया था। अब मैं जब वापस सोचता हूँ तो ये बहुत अच्छा कि आप लोगों ने इसके बारे में आज की चर्चा हुई, और हम किसी भी लेखक को, लेखिका को कोई जो करता है उसका थोड़ा बैकग्राउंड अगर ज्ञान रहता है तो बहुत अच्छे से अप्रिशिएट कर सकते हैं। तो आप लोगों ने किया, तो हम सब लोगों के लिए बहुत धन्यवाद इसके लिए। और हमारे यहाँ पे कुछ ऐसी चर्चाएं होती रहती हैं तो ज्ञानवर्धन होता है, उत्साह आता है, और आप सब आए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये सरिता जी और सुभाष जी की प्रतिष्ठा होती है कि हम लोग किसी न किसी बहाने कहानी, कुछ तो होगा। ये पहले काशी की